नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आप लोगों की ओर से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 14। ठीक है चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सफाई कर्मचारियों के बारे में पूछा गया है। देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मैन्युअल स्केवेजिंग को खत्म करने के लिए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना ही एक और ना ही दो। ठीक है, देखिए ये फोटो पहले ही मैंने दे दी है, क्योंकि देखिए ये सफाई कर्मचारी, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पाइप में अंदर जाके इसमें कचरा ही कचरा होता है। ठीक है, वो जो गंदा कूड़ा होता है, फिर ऐसा मतलब बहुत गंदा गंदा जिसमें गंदी बास आती है, हम लोग मतलब जा भी नहीं सकते उस जगह पर ये लोग साफ सफाई करते हैं। तो आप सोच सकते हैं इसकी इनकी हालत क्या होती होगी। ठीक है, कितनी बीमारियों को अपने घर में ले जाते होंगे, इनके बच्चे घर में होंगे, इनकी बीवी घर में होंगी, मतलब इसके परिवार में कोई बूढ़ा सा आदमी होगा या फिर दादा दादी, तो कितनों को ये जो नुकसान पहुंचाते हैं, पर इन लोगों की भी नौकरी होती है। तो आइए अब देखते हैं कि माजरा क्या है पूरा का पूरा। ठीक है, देखिए 1 मिनट। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंक, ठीक है, ये फोटो देखी थी ना, ये सीवर लाइन जी थी, जो पहले पाइप वाला फोटो था वो सीवर लाइन था, और दूसरा था सेप्टिक टैंक को मैन्युअल सफाई की खतरनाक प्रथा को समाप्त करने और मशीनीकृत सफाई, ठीक है, अब से मशीनीकृत सफाई करने को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा की है। तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए केंद्र सरकार की इस बारे में तो तारीफ होनी चाहिए। ठीक है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा सीवर लाइन और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई को अनिवार्य बनाने के लिए कानून में संशोधन की घोषणा की गई, यानी कि इसके बारे में कानून बना हुआ था, अब इसको संशोधन करने की घोषणा की गई। वहीं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत की है। तो ये आईएमपी हो जाता है कि सफाई सुरक्षा मित्र चैलेंज, याद रखना है। ठीक है, अब इसका शुभारंभ 19 नवंबर 2020 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर देश भर के 243 प्रमुख शहरों में किया गया था। ठीक है, यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा चैलेंज इंपॉर्टेंट है, और जो पीसीएस के लिए ये भी है सुरक्षा चैलेंज, और 243 शहर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किससे रिलेटेड है, सफाई कर्मचारी से। ठीक है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब हुआ था, 12 अगस्त 1994 को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था, यानी कि लो कानून बनाया गया था। ठीक है, एक्ट पास किया गया था। यह अधिनियम 2004 में ही समाप्त हो गया था। ठीक है, वर्तमान में यह आयोग केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय है। हाल ही में ये अब एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में ही कार्य कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हाल ही में खबरों में रहा एम सेसेशन कार्यक्रम क्या है। तो किसी भी साइबर धोखाधड़ी या उत्पीड़न को पंजीकृत करने के लिए तो मोबाइल पोर्टल है। दूसरा क्या है कि तटीय क्षेत्रों में उच्च गति उष्णकटिबंधीय चक्रवाती हवाओं को सामना करने के लिए आश्रय गृह बनाने की योजना है। किसके बारे में पूछा गया है, एम सेसेशन। ठीक है, और तीसरा क्या है कि मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तंबाकू की खपत को हतोत्साहित करना। और चौथा क्या है कि कोविड-19 संक्रमण के परीक्षण और इसके प्रसार को रोकने के लिए तो एक कार्यक्रम है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए
क्या है कि यह तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिए एक मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है। क्या है कि तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी आधारित एक पहल है। भारत ने वर्ष 2016 में सरकार की डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम था उस पहल के हिस्से के रूप में टेक्स्ट संदेश यानी कि आप जो टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं उसके उपयोग करके एम रिसेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज भेज के उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ऐसा कुछ। ठीक है, ध्यान रखना है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे ये हानियां होती है, बुरी बात है। ठीक है, ऐसे। अब तंबाकू छोड़ने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी पर एक पहल है, भारत ने 2016 में। ये तो हो गया। यह कार्यक्रम उन लोगों को महत्व देता है जो एक समर्पित राष्ट्रीय नंबर पर मिस्ड कॉल देकर तंबाकू सेवन का छुटकारा चाहते हैं। यानी कि आप अगर तंबाकू, अगर मैं मानो कि मैं सिगरेट पीता हूँ और रोज, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी, अब बहुत हो गया, सिगरेट को छोड़ देना है। ठीक है, तो मैं इस नंबर पर जो इन लोगों ने प्रोवाइड किया है उस पर एक मिस कॉल दूंगा। ठीक है, तो ये मिस कॉल देकर ये लोग सामने से आपको कॉल करके, ठीक है, अब आपको मतलब हेल्प करेंगे अगर आप छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए। ठीक है, देखिए यह तंबाकू छोड़ने वाले व्यक्तियों और प्रोग्राम विशेषज्ञों के बीच दो तरफा मैसेजिंग का उपयोग करता है। ठीक है, कॉल भी हो सकता है और मैसेज भी हो सकता है, सॉरी मैसेज के द्वारा। ठीक है, और गतिशील सहायता प्रदान करता है। लेकिन काफी स्टेट में ऐसा भी है कि आप तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, कोई भी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आप मिस कॉल भी दे सकते हैं। अगर मतलब काफी टाइम तो ऐसा होगा, अगर आप सुसाइड करना चाहते हैं, अगर आपको मन सुसाइड करने का है, फिर भी ऐसे नंबर सरकार ने दिए हैं कि आप उस नंबर पर कॉल करके उसको मतलब उससे बात करें किसी विशेषज्ञ से, तो भी आप मतलब रिलैक्सेशन पाएंगे। ठीक है, आप अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा कथन सही है। देखिए नथम बसाई की पहल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आदिवासी बच्चों को स्थानीय भाषाओं में पढ़ाने हेतु शुरू किया गया था। इसके बारे में पूछा गया है, क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण के बारे में पूछा गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसे घोषित किया था। यूनेस्को की युलू उद्घोषणा का उद्देश्य भाषाई संसाधनों और विविधता का रक्षा करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केवल एक, केवल दो, एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। आइए देख लेते हैं। देखिए केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए नथम बसाई कार्यक्रम, तो नथम बसाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्टेट कौन सा, केरला, याद रख लेना। ठीक है, इस कार्यक्रम ने राज्य के जनजातीय बच्चों, इंपॉर्टेंट, जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु मातृभाषाओं को अपनाने की में सहायता प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यानी कि जो जनजातीय बच्चे हैं उनको मातृभाषा में अपनाने के लिए, ठीक है, मातृभाषा को अपनाने के लिए क्या क्या है, प्रोत्साहन दिया है केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए नथम बसाई कार्यक्रम के अंतर्गत। अब यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। यानी कि यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 2019 में स्वदेशी भाषाओं के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसे घोषित किया है 2019 को। वर्ष 2018 में चीन के चांगशा शहर में संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन और यूनेस्को की ये येलू घोषणा ने अल्पसंख्यक भाषाओं और विविधता की रक्षा के लिए दुनिया भर के देशों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण निभाई। यानी कि मोटा मोटी बात क्या है कि ये यूएलओ घोषणा है जिसमें भाषाओं और विविधता की रक्षा के लिए दुनिया भर के देशों में मार्गदर्शन करने का महत्वपूर्ण, यानी कि आप अपनी भाषा को बचाइए, उसको सम्मान दीजिए, अगर वो विलुप्त हो रही है तो उसको बचाइए, ऐसे कार्यक्रम शुरू कीजिए
ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की ये यूएलयू घोषणा है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक पूरा बेस है। ठीक है, उसके बारे में क्या है कि भारत में अब तक केवल 2 महिला न्यायाधीश रही है। दूसरा ये कि सीजेआई के अलावा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई के बाध्यकारी परामर्श के बाद की जाती है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन समझना है ना तो 2 से 3 बार, ठीक है, इसे पढ़िए। ठीक है, आराम से पढ़िए, इतना जल्दी नहीं कि मेरे साथ ही साथ पढ़िए। वीडियो को पॉज कर भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसका ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी से पढ़ा रहा हूं तो आप भी साथ साथ जल्दी। अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो आप अपनी मोबाइल की स्पीड, यूट्यूब में ऑप्शन आता ही है तो आप फास्ट कर सकते हैं या फिर स्लो कर सकते हैं। केवल 1 केवल 2, 1 और 2, नहीं 1 और नहीं 2। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है, सीजेआई के बारे में पूछा गया है। देखिए, हाल ही में इसका आंसर पहले देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ठीक है, देखिए, हाल ही में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, अब शायद कल ही महान्यायवादी के बारे में क्वेश्चन मैंने पूछा था। ठीक है, देखिए, महान्यायवादी के वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक लिखित सुझाव में न्यायपालिका के सदस्यों के बीच लिंग संवेदीकरण यानी कि भेदभाव लिंग का संवेदीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। सॉरी, भेदभाव नहीं, लिंग संवेदीकरण का मतलब अब बोलते हैं ना एक जगह की इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी। ठीक है, यानी कि और मतलब अब लड़का लड़की ऐसा कोई फर्क नहीं है, ऐसे लिंग संवेदीकरण का बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मात्र 2 महिला न्यायाधीश है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। जबकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए 34 सीटें आरक्षित है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आज तक किसी भी महिला न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया गया। बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, किसी भी महिला न्यायाधीश को आज तक, मतलब मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिस पर आज जो अरविंद बोबड़े जो है, उस जगह पर किसी महिला मतलब नियुक्त नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श करके उसके बाद ही उसको नियुक्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जो वरिष्ठ हो अथवा उन्हें राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जा सके तो ही परामर्श ले सकते हैं। देखिए, अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है जो वरिष्ठ हो अथवा जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाए। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीजेआई के अलावा अन्य किसी भी न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति के लिए सीजेआई के साथ परामर्श करना बाध्यकारी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नोटा के बारे में पूछा गया है, यानी कि नन ऑफ द एबोव, ये रहा नोटा। ठीक है, नोटा। ठीक है, आपको अगर वोट दिया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, वर्ष 2014 में निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प शुरू किया था। इसके प्रयोग के लिए पीठासीन अधिकारी को सूचित करना पड़ता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, नहीं 1 और नहीं 2। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि नोटा के पक्ष में अधिकतम मतदान होने पर, ठीक है, नोटा पर, यानी कि मुझे भाई 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ठीक है, एक भाजपा से, एक कांग्रेस से, एक उदाहरण के तौर पर। ठीक है, कोई पर्सनली मत ले लीजिएगा। ठीक है, एक भाजपा से और एक कांग्रेस से खड़ा है, तो दोनों में से किसी को वोट नहीं देना है तो मतदान हेतु पुनः चुनाव कराए जाने के संदर्भ में एक याचिका
दायर की गई, यानी कि दोनों में से किसी को, भाजपा या फिर कांग्रेस में, दोनों में से किसी को मत नहीं देना हो तो आप नोटा पर दबा सकते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ष 2013 में अब मामला क्या है, पहले शुरुआत कहां से हुई, ठीक है, ये समझ लेते हैं। देखिए 2013 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव, ठीक है, उसके लिए नोटा का विकल्प निर्धारित किया गया था। और वर्ष 2014 में निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा चुनाव में पहली बार, इंपॉर्टेंट है कि नोटा का पहली बार इस्तेमाल राज्यसभा में उसकी मतलब चुनाव में लागू किया गया था। जिसके बाद और कब किया गया था, 2014 में। ठीक है, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने नकारात्मक मतदान की शुरुआत करने वाला विश्व का 14वां देश बन गया था। ठीक है, उस जब शुरू किया था 2014 में, तब भारत 14th देश बन गया था नोटा के लिए। ठीक है, यानी कि अब ईवीएम में उम्मीदवारों की सूची के अंत में नोटा का विकल्प होता है, हमने देख लिया। इस पहल को एक नकारात्मक मतदान के लिए मतदाता को मतदान केंद्र पर जो पीठासीन अधिकारी जो बैठा होता है उसको सूचित करना पड़ता है। ठीक है, पर अब वर्तमान में क्या हुआ कि इसको यानी कि पीठासीन अधिकारी को आवश्यक नहीं, यानी कि उसको सूचित करना आवश्यक नहीं है। अब आप ऐसे ही नोटा दबाकर निकल सकते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है और पहला कथन सही है। ये देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट इली लिवोटोलोक इंडोनेशिया के पूर्वी भाग में अवस्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों के लिए, यूपीएससी और पीसीएस के लिए। मेरापी और सिनाबांग इंडोनेशिया के अन्य प्रस्फुटित ज्वालामुखियों में से एक है। ठीक है, तो केवल एक, केवल दो, कौन सा कथन सही है इसके बारे में पूछा गया। एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। देखिए ये है माउंटेन। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में ये ज्वालामुखी फूटा है। ठीक है, जो ज्वालामुखी फूटते रहते हैं ना, तो वो हुआ है माउंट इली लिवोटोक के बारे में। ठीक है, ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो यहीं पर एक क्वेश्चन निकल गया कि इंडोनेशिया में लिवोटोलोक। देखिए ये आंसर भी बोल दिया मैंने, सॉरी। देखिए अब देखते हैं इसका आंसर ही देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। हाल ही में माउंट इली लिवोटोलोक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के पूर्वी भाग में अवस्थित है। ठीक है, याद रखना कि इंडोनेशिया के पूर्वी भाग पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई ये याद रखने की जरूरत नहीं है भाई इसकी ऊंचाई क्या है, ये नहीं। ठीक है, यह इंडोनेशिया के मेरापी और सिनाबंग ज्वालामुखी सहित 3 प्रस्फुटित ज्वालामुखियों में से, यानी कि इंडोनेशिया में एक तो कौन सा हो गया कि मेरापी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया सिनाबंग। ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया ये इली। ठीक है, यानी कि 3 ज्वालामुखी में से एक है। ठीक है, यानी कि तीनों ज्वालामुखी है। ठीक है, इसका नाम तीनों का, एक है मेरापी, एक है सिनबंग, और तीसरा कौन सा है ये इली। इसलिए दूसरा कथन सही है, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहले देख लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा प्यारा देश, और यहां से यहां जाए ये जकार्ता, यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है, इसके बाजू में कौन है, सिंगापुर है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय कार्य यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि ठीक है इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो फिर से थोड़ा बहुत चेंज करके डाल दिया है। ठीक है, वर्ष 1999 में इसका गठन हुआ था। ये कथन गलत नहीं होना चाहिए आंसर इसका। यह एक अंतर सरकारी नीति निर्धारक निकाय है। दूसरा क्या है कि तीसरा इसका भारत इसका सदस्य नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। ठीक है, भारत इसका सदस्य है। देखिए हाल ही में वित्तीय कार्यबल यानी कि एफएटीएफ द्वारा संयुक्त विशेषज्ञों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई है। सबको पता है, कल समझा दिया है। G7 द्वारा इस बैठक में वित्तीय कार्यवाही एफएटीएफ का गठन हुआ था 1989 में। G7 द्वारा एफएटीएफ का गठन हुआ था। ये एक अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी जो वित्त पोषण होता है, फंडिंग होता है, ऐसे खतरों से निपटने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी विनियामक और परिचालन उपायों को प्रभावी रूप से
क्रियान्वयन यानी कि कार्य में बढ़ावा देना है, ठीक है, इसका विरोध करना है, इसको रोकना है, ठीक है। FATF में 39 सदस्य है, याद रखना, ठीक है। भारत में 2010 में भारत इसका सदस्य बना था। वीडियो इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हायाबुसा 2 के बारे में पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है ये, शायद PCS में पूछा गया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 के बारे में, तो ये किस देश से संबंधित है? चाइना, जापान, मंगोलिया या फिर ताइवान? तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बहुत आसान है, जापान है इसका आंसर। देखिए हाल ही में जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह के नमूनों के साथ साथ पृथ्वी के निकट पहुंच चुका है, यानी कि हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान है वो क्षुद्र ग्रह के नमूने, अभी फिगर में देखेंगे, ठीक है, क्षुद्र ग्रह के नमूने को लेकर पृथ्वी के निकट पहुंच चुका है। इस मिशन पर रिमोट सेंसिंग व नमूना संग्रहण के लिए कई अन्य उपकरण और रोवर्स भेजे गए थे। रोवर्स का कार्य क्या था कि नमूने को पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक समुद्र के बारे में जानकारी देने हेतु क्षुद्र ग्रह की सतह का परीक्षण करना किसका कार्य? रोवर्स का कार्य, ठीक है। क्या था कि नमूने के लिए पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक समुद्र के बारे में किसके ऊपर? क्षुद्र ग्रह के, उसकी सपाटी के ऊपर, ठीक है, उसके बारे में जानकारी पहचानना था, ठीक है, उसके भूगोल के बारे में, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसकी पर्यावरणीय परिस्थिति कैसी है, तो ये कार्य रोवर्स से करवाया था, ठीक है। इसे जापानी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि कौन सी है? जाक्सा है, ठीक है। तो उसके द्वारा 3 दिसंबर 2014 को प्रक्षेपित किया गया था और 27 जून 2018 को यह क्षुद्र ग्रह राइगू की सतह पर उतरा था, यानी कि क्षुद्र ग्रह का नाम कौन सा है? राइगू की सतह पर उतरा था। देखिए ये रहा वो क्षुद्र ग्रह और ये रहा जो हायाबुसा है ना, वो जापान वाला, उसका ये है सैटेलाइट हायाबुसा। देखिए ये है। अब क्षुद्र ग्रह क्या होता है, काफी लोगों को नहीं पता होगा। देखिए क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्ट्रॉइड कहते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होता है कि एक माइनर प्लेनेट है, यानी कि एक माइनर ग्रह है, स्पेशली ऑफ द इनर सोलर सिस्टम, यानी कि सूर्य के आसपास ये फिरते रहते हैं, ठीक है, ये घूमते रहते हैं, ये है, ठीक है, हमारे, ठीक है, ये है, ये जो पूरा है ये है एस्ट्रॉइड, ठीक है। देखिए ये रहा सूरज, ये पृथ्वी, ठीक है, ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ठीक है, ये है मंगल, ठीक है। और इसके मंगल के जो बाहर है ये है मेन एस्ट्रॉइड, ये है पूरा बेल्ट इसका, ठीक है, छोटे छोटे है ना, ये इसके आसपास घूमते ही रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में पूरी जानकारी मतलब इकट्ठा करने के लिए जापान ने हायाबुसा को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि काव्य दिया गया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और रचनाकार, ठीक है, NCERT से लिया गया है, ठीक है। तो शिल्पाधिकारम वाल्मीकि, मणिमेखलाई, शीतल सतनार, मेघदूतम कालिदास और रामायण इंगोलो। तो इस कथन को मतलब मिलाइए, ठीक है। तो है 2 4 3 1, 4 3 1 2, 4 2 3 1 और 2 1 3 4, ठीक है। तो वीडियो को पॉज इसमें तो करना ही पड़ेगा, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर है C, यानी कि 4 2 3 1 इसका आंसर है, ठीक है, 4 2 3 1, ठीक है। अब देखिए हरिशरण के निम्नलिखित कथनों में से किसका दरबारी कवि था? कौन? हरिशरण किस का दरबारी कवि था, यानी कि राजा का नाम? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर श्रीगुप्त? तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन समुद्रगुप्त, इसका आंसर है, यानी कि B ऑप्शन सही है, ठीक है। हरिशरण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है। तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि काफी बच्चों को पता नहीं होता है कि मतलब टेस्ट सीरीज चल रही है,
और वो इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी बच्चे प्रीलिम्स में ही रुक जाते हैं, तो उसके लिए मतलब काफ़ी मेहनत करके ये बना रहे हैं। ठीक है, तो आप भी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोटिव रहिए। ठीक है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। कभी ऐसे लोगों के पास मत बैठिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। यानी कि अब नेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार अब क्या होगा, लाइफ में कुछ ही बचा नहीं है, जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम, और आपको भी साथ में नेगेटिविटी आती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और एक अच्छे दोस्त बनाइए। और मैं तो मानता हूँ कि किताबों को ही सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। ठीक है, किताब ही सबसे अच्छा दोस्त है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।